सीताराम बच्चों। तो बच्चों, जैसा आपको पता है, हमने पुलिस कांस्टेबल फ्री मॉक टेस्ट की सीरीज चलाई हुई है। तो आज हमारा 17वां दिन है। तो आइए पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, बोलता है कि निम्न में से संघर्षी व्यंजन है। तो निम्न में से संघर्षी व्यंजन कौन सा है बच्चों? च है, ट है, श है या फिर छ है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा श, है ना, क्योंकि यहाँ संघर्षी पूछा है। प्रश्न को अच्छे से ध्यान से सुनना है, समझना है, उसके बाद ही आपने आंसर देना है। ठीक है, ठीक है। बोलता है कि निम्न में से संघर्षी, देखो बच्चे, संघर्षी की बात करें तो जो आपके ऊष्म है ना, ऊष्म के भी प्रथम तीन श, श और स, ये क्या है? संघर्षी, क्योंकि उनको उच्चारण करने में संघर्ष करना पड़ता है या फिर हवा घसीट के बाहर निकलती है। जैसे आप खुद उच्चारण करेंगे तो लग जाएगा पता, श, श और स, है ना। ठीक है। इसके अलावा बोलता है कि स्पर्श संघर्षी। अब ये है ना, जो आपके चवर्ग है ना, च, छ, ज और झ, है ना, ये चार हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको स्पर्श संघर्षी बोलते हैं ना। ये जो स्पर्शीय व्यंजन, जब व्यंजनों के प्रकार पढ़ते हैं तो व्यंजनों के व्यंजन कितने प्रकार के हैं? तीन, है ना। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म। तो यहाँ क्या है? यहाँ यदि हम ऊष्म की बात करें तो ऊष्म के श, श और स संघर्षी हैं ना। और दूसरे चवर्ग की बात करें तो च, छ, ज और झ, ये क्या है? वो स्पर्श संघर्षी हैं। क्या है ये? स्पर्श संघर्षी। तो यहाँ ध्यान देना, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। अगला प्रश्न करते हैं बच्चे। बोलता है कि निम्न में से सभी स्वर किसके अंतर्गत आते हैं, है ना। अल्पप्राण सघोष के अंतर्गत आते हैं, अल्पप्राण अघोष के, महाप्राण सघोष, या फिर उपरोक्त सभी में। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चे? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। जो आपका अल्पप्राण है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है ना, प्राण एवं शक्ति के आधार पर हमारे व्यंजन कितने प्रकार के हैं? तो दो प्रकार के हैं ना। कौन कौन से? अल्पप्राण और महाप्राण, है ना। अल्पप्राण की बात करें तो बेटा ये क्या है? अल्प मतलब कम, प्राण मतलब वायु, मतलब जिनको उच्चारण करने में कम वायु लगे, है ना, कम वायु या कम शक्ति लगे, तो वो क्या है? वो अल्प प्राण है। और महाप्राण क्या होता है? महाप्राण मतलब जिनको उच्चारण करने में ज़्यादा समय, महा मतलब ज़्यादा वायु हमारे मुख से बाहर निकले। ठीक है। और वैसे ही अघोष और सघोष है ना, नाद एवं आवाज़ के आधार पर, है ना, हमारे व्यंजन कितने प्रकार के हैं या वर्ण कितने प्रकार के हैं? तो दो प्रकार के। वो कौन से हैं? सघोष और अघोष। और यहाँ क्या है बेटा? अल्पप्राण की बात करें तो सभी स्वर आपके अल्पप्राण में आते हैं। इसके अलावा अल्पप्राण में क्या आता है? पहला, तीसरा और पांचवा। इसके अलावा जो आपका अंतस्थ है, य, र, ल और व, वो आपके अल्पप्राण में आएंगे। और महाप्राण की बात करें बच्चों तो और अल्पप्राण में ही आपके सभी स्वर आ जाएंगे, है ना। और महाप्राण की बात करें तो दूसरा, चौथा और इसके अलावा मतलब वर्गीय व्यंजन का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, है ना। और इसके अलावा यदि हम अघोष सघोष की बात करें तो इसमें क्या होगा बच्चों? यदि हम अघोष की बात करें तो इसमें वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। इसके अलावा ऊष्म का, ऊष्म के प्रथम तीन, है ना, अघोष में, प्रथम तीन अघोष में श, श और स। और बाकी जो घोष है उसमें आपके तीसरा, चौथा और पांचवा। इसके अलावा अंतस्थ और ऊष्म का ह, ये इसी में। और इनके अलावा जो आपके स्वर हैं वो भी सघोष के अंतर्गत ही आते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। जो चीज़ें बताई हैं उनके नोट्स भी बना लेना, है ना। अगर जिसको वर्णों में दिक्कत आती है बेटा तो मैंने एक वर्ण से संबंधित वीडियो आपको बना दी है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। वहाँ से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, है ना, कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। वर्णों से संबंधित मैंने सारी चीज़ें की हुई हैं वहाँ, है ना। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है कि ह वर्ण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो ह वर्ण किसके अंतर्गत आता है? सघोष, अघोष, अल्पप्राण और उपरोक्त में से सभी। तो अभी मैंने आपको बताया किसके अंतर्गत आता है। ये आता है बच्चों सघोष के अंतर्गत, है ना। सघोष के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? यदि वर्गीय व्यंजनों की बात करें हम या स्पर्श व्यंजनों की बात करें तो तीसरा, चौथा और पांचवा। इसके अलावा अंतस्थ भी इसके अंतर्गत आता है। और ऊष्म का ह, है ना, ऊष्म का ह भी इसी के अंतर्गत आता है ना। ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है भूकंप शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो भूकंप शब्द में बेटा कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका
जातिवाचक, है ना। देखो जो आपके बेटा प्राकृतिक तत्व है ना, जैसे बिजली, आंधी, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी, ये क्या है, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं ना। अब जैसे भूकंप है ना, तो भूकंप भी एक इसके भी प्रकार हैं ना, कितने मतलब उसको रिक्टर स्केल पे मापते हैं तो कितने रिक्टर स्केल का वो मतलब कितना तेज भूकंप आया है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है पुरी, ये पूरी हो गया है, यहाँ पुरी है ना, छोटे ऊ की मात्रा होगी। पुरी में रथ यात्रा बड़ी शोभायमान निकलती है, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है, तो इसमें कौन सी होगी बच्चे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो इसका क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। पुरी, यहाँ पुरी दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पुरी क्या हो जाएगा बच्चे, व्यक्तिवाचक, है ना। क्योंकि क्या है, पुरी में रथ यात्रा बड़ी शोभायमान निकलती है, तो देखो पुरी में रथ यात्रा निकलती है तो कहाँ की बात करिए, ये पुरी है, किसको शो कर रहा है, ये उड़ीसा में है ना, जो जगन्नाथपुरी है ना, उसी को शो कर रहा है। अगर ये अकेला दिया होता पुरी, है ना, अगर ये अकेला ही होता पुरी के, पुरी कौन सी संज्ञा में आता है, तो फिर ये किसके अंतर्गत आता, तो फिर ये जातिवाचक के अंतर्गत आता है ना। क्योंकि पुरी बहुत सारी प्रकार में आएगा, है ना। जैसे ओम पुरी, उनका क्या है, उनके नाम से संबंधित है ना, और यहाँ क्या है, यहाँ जगह से संबंधित है। तो जहाँ भी प्रकार होते हैं वो हमेशा जाति के ही अंतर्गत आता है। पर यहाँ क्या है, पर्टिकुलर एक चीज़ के बारे में बात की जा रही है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है हिंदी व्याकरण में निम्न में से मौलिक सर्वनाम नहीं है ना। तो आपने अगर सर्वनाम पढ़े होंगे, है ना, तो सर्वनाम देखो दो प्रकार के, एक मौलिक और एक यौगिक, है ना। मौलिक की बात करें तो बेटा कितने हैं, मौलिक हमारे 11 सर्वनाम है ना, 11 सर्वनाम है। मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस देखी होंगी सारी, तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें करवाई हुई हैं। तो इसमें कौन से होंगे, इसमें बोलता है कि मौलिक सर्वनाम नहीं है, मैं, हम, तू या आप। तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें हो जाएगा हम, क्योंकि हम क्या है, हम यौगिक है। ये क्या है, मौलिक नहीं है, ये क्या है, यौगिक है ना। बाकी 11 कौन से हैं, देखो जो पुरुषवाचक में है, 5 तो आपके पुरुषवाचक में आते हैं। पहला जो है आपका उत्तम पुरुष है, उसमें क्या आएगा, मैं, है ना, जो यहाँ दिया हुआ है मैं। फिर मध्यम पुरुष में तू और आप। फिर अन्य पुरुष में यह और वह। इसके अलावा फिर संबंध को दिखाने वाले जो और सो। फिर जो और सो के अलावा क्या है, कोई, कुछ, कौन और क्या, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। जो कहा गया है वही करो, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है ना। बोलता है जो कहा गया है वही करो, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, पुरुषवाचक है या निजवाचक है। उसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा संबंधवाचक। यहाँ संबंध बता रहा है, कौन से शब्द बता रहे हैं संबंध, जो और वही, है ना। जो कहा गया है, किसके बीच में संबंध बता रहा है बच्चों, तो इनके पीछे जो ये आपके शब्द हैं, है ना। ठीक है, कहा और करो, मतलब कहना और करना के बीच में संबंध बता रहे हैं जो और वही, है ना। तो ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है नीरज ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला है, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा विशेषण है। यहाँ प्रश्न ध्यान से पढ़ना है कि नीरज ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला है, तो रेखांकित शब्द जो है वो कौन सा विशेषण है, क्रमवाचक है, समुदायवाचक है, गुणवाचक है या परिमाणवाचक है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चे, इसका हो जाएगा आपका गुणवाचक, है ना। ये गुण किसकी, ये जगह की विशेषता को बता रहा है ना, जगह की विशेषता को बता रहा है। तो ये क्या है, ग्रामीण, है ना। ग्रामीण क्या है, गुण है किसका, क्षेत्र का, है ना, कि ये ग्रामीण होगा, शहरी होगा, ये क्या है, ये इसका गुण है, किसी जगह का गुण है। ठीक है, कोई शहर में रहने वाला होगा तो शहर उसकी विशेषता है ना। ठीक है, बोलता है यह ये छोटी हो गया है बच्चे, यहाँ चोटी होगा, है ना। यह चोटी इन दोनों चोटियों में उच्चतर है, वाक्य में रेखांकित शब्द तुलना के आधार पर कौन सी अवस्था में आएगा। यहाँ ये क्या बोल रहा है, ये विशेषण की बात कर रहा है कि वाक्य में विशेषण की कौन सी अवस्था में आएगा, तुलना के आधार पर पूछ रहा है ना। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया है कि विशेषण की बात करें तो बच्चों इनको 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला क्या है, पहला आपको कल की वीडियो में बताया है कि स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर 2 प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण, है ना।
और दूसरा क्या है, प्रयोग के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। प्रयोग के आधार पर कितने हैं, 4। कौन कौन से हैं, पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है सार्वनामिक विशेषण, है ना। और तीसरा कौन सा है, अवश्य ये आपका तुलना के आधार पर, है ना। तुलना के आधार पर कितने प्रकार हैं इसके, 3 प्रकार हैं। कौन कौन से, मूलावस्था, है ना, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अब यहाँ क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, पहले तो आप आंसर कीजिए, उसके बाद मैं इसको समझाता हूँ, है ना। बोलता है यह चोटी इन दोनों चोटियों में उच्चतर है। वाक्य में रेखांकित शब्द की तुलना के आधार पर कौन सी अवस्था है, तो उच्चतर किस में चली जाएगी बच्चे, ये चली जाएगी आपकी उत्तरावस्था में। अब यहाँ ध्यान देना है ना, उत्तरावस्था देखो इसकी हैं 3 अवस्थाएं, है ना। पहला क्या है, मूलावस्था, मूलावस्था। दूसरी क्या है, उत्तरावस्था, है ना, उत्तरावस्था, ठीक है। तीसरी क्या है, उत्तमावस्था, है ना। अब यहाँ से ही समझने की कोशिश करते हैं बेटा। इसमें जो मूल अवस्था है, इसमें किसी भी प्रकार की तुलना नहीं होती है, इसमें किसी की बस विशेषता बताई गई होगी, है ना, कि मोहन अच्छा गाता है, अच्छा लिखता है, अच्छा दौड़ता है ना, वो ये करता है, वो करता है, जो भी वो करता होगा वो क्या है, मूल अवस्था है, किसी के साथ तुलना नहीं की गई होगी, है ना। तो दूसरा क्या है, उत्तरावस्था, है ना, उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या होगा बच्चे, 2 लोगों या 2 वस्तुओं के बीच में तुलना होगी कि मोहन रमेश से ज़्यादा बुद्धिमान है ना, वो क्या है, उत्तरावस्था। और इसको उत्तरावस्था को पहचानने के लिए एक और भी शब्द है, वो है तर, है ना, तर तर लगा होगा इनके पीछे। उत्तरावस्था में जितने भी शब्द आएंगे आपके, उसके पीछे तर तर लगाया होता है ना। और उत्तमावस्था में बेटा इसमें होगा, जैसे उत्तरावस्था में 2 लोगों या 2 वस्तुओं के बीच में तुलना होगी, और उत्तमावस्था में क्या, 2 से ज़्यादा, माने 3 या फिर 3 लोगों के बीच में तुलना, या फिर सब में से, है ना, सब में से तुलना, ठीक है। अब इसके पीछे ही लगा होता है बच्चों तम तम शब्द। अब तर और तम का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ मूलावस्था में कोई शब्द होगा, है ना, जैसे सुंदर है ना, सुंदर, सुंदर शब्द है, वो मूलावस्था का है ना, मूल। अब सुंदरतर, अब बोलता है कि उत्तरावस्था में इसको बनाना है, तो पीछे बस क्या कर देना है, तर लगा देना है, सुंदरतर, ये क्या है, उत्तरावस्था हो गई। और उत्तमावस्था में सुंदरतम, है ना, ठीक है, सुंदरतम। अब यहाँ अगर ये समझ आ गया तो इसको पहचानो कि उच्चतर, है ना, उच्चतर, कि बोलता है यह चोटी इन दोनों चोटियों में उच्चतर है, क्योंकि आपको रेखांकित करके दिया है, तो रेखांकित शब्द उच्चतर है, तो उच्चतर किस में आएगा, मूलावस्था में, उत्तरावस्था में या उत्तमावस्था में। यहाँ आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया कि उत्तरा, देखो यहाँ भी लिखा है ना तर, और यहाँ तम, तो क्या है, तर है, उच्चतर है, तो किस में आएगा ये, उत्तरावस्था में। आई होप आप समझ गए होंगे ना। लिखाई बड़ी अच्छी है मेरी, लिखाई पे मत जाना प्लीज़। बोलता है अनुकरणवादी शब्दों से मिलकर बनने वाली क्रिया कौन सी है। तो देखो बेटा, अनुकरणवादी शब्दों से पहले आप इसका आंसर दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि अनुकरणवादी शब्दों से मिलकर, अनुकरणवादी वैसे शब्द क्या होते हैं और फिर उससे मिलकर क्रिया कैसे बनती है। क्या होगा, लतियाना होगा, तुतलाना होगा, लिखवाना होगा, या फिर थरथराना होगा। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चे, इसका हो जाएगा थरथराना। अनुकरणवादी मतलब पहला शब्द होगा, उसी के पीछे सेम उसी तरीके का शब्द होगा, जैसे कंप, कंप है ना, कंप कंप, तो क्या है, कंप और कंप दोनों क्या है, समान है ना। पहले का अनुकरण दूसरा शब्द कर रहा है, कंप कंप का से क्रिया क्या बनेगी, कंप कपाना। और यहाँ किससे मिलकर बना है, ये थर थर, है ना, थर थर। तो थर थर से मिलकर कैसे कौन सी क्रिया बनी है, थर थराना, है ना, थर थर से थर थराना, ठीक है। अब यदि हम इसकी बात करें लतियाना, तो लतियाना क्या है, नाम धातु क्रिया है ना। लात, लात क्या है, लात है संज्ञा, है ना, संज्ञा। तो लात से क्या होगा, लतियाना होगा। और तुतलाना किससे बनी है, ये भी नाम धातु है, ये है तोतला, है ना, ये विशेषण से मिलकर बनी है। तोतला क्या है कि ये तोतला बोलता है, तो तोतला बोलना उसकी विशेषता है, और विशेषण से मिलकर क्या बना है, तुतलाना, है ना, विशेषण से मिलकर तुतलाना, ठीक है। बाकी लिखवाना क्या है, वो तो आपको पता ही है, प्रेरणार्थक क्रिया है ना, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होगा, कर्ता स्वयं कार्य करेगा, और द्वितीय में क्या होगा, स्वयं ना कार्य करके वो दूसरे से कार्य करवाएगा। माने यहाँ लिखवाना है, लिखना होता तो क्या होता, लिखना होता तो वो प्रथम प्रेरणार्थक में होगी प्रयोग, खुद कार्य न करके किसी और से करवा रहा है ना। तो किस में चला जाएगा आपका, ये चला जाएगा बच्चों, लिखवाना चला जाएगा प्रेरणार्थक में। तो यहाँ पूछा क्या था कि अनुकरणवादी, तो ये हो जाएगा आपका थरथराना ना, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है कि अध्यापक बच्चों से पत्र लिखवाता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो अध्यापक बच्चों से पत्र लिखवाता है, कौन सी क्रिया है इसमें, ये मैंने पहले ही आपको बता दी, मुझे नहीं बताना चाहिए था ना।
बोलता है नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या संयुक्त क्रिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। और प्रेरणार्थक क्रिया भी कौन सी, प्रथम प्रेरणार्थक या द्वितीय प्रेरणार्थक। देखो मैंने पहले बोला था कि अध्यापक यदि खुद कार्य कर रहा है ना, पत्र खुद लिख रहा हो तो क्या होगा, प्रथम प्रेरणार्थक में। यदि प्रथम प्रेरणार्थक, यहाँ तो देखो दिख नहीं रहा है, पर द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होगा, खुद कार्य ना करके वो किसी और से कार्य करवा रहा है। तो अध्यापक यहाँ खुद ना लिखकर पत्र बच्चों से लिखवा रहा है, तो वो क्या होगा, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा, है ना वाक्य। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है जिन शब्दों का प्रयोग किसी शब्द विशेष या वस्तु या बात पर बल देने के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, निपात या फिर क्रिया विशेषण अव्यय। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे निपात। निपात का काम ही है किसी बात, वस्तु या शब्द पर बल देने के लिए। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास 10 रुपये हैं, ये क्या है, नॉर्मल वाक्य, सामान्य वाक्य है ना। पर मेरे पास मात्र या मेरे पास सिर्फ 10 रुपये हैं, तो क्या है, उस बात पर है ना, उस बात पर जोर देने के लिए हमने निपात का प्रयोग किया है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ दांडी मार्च पर गए, वाक्य में रेखांकित पद क्या है। तो यहाँ रेखांकित पद क्या है, के साथ है ना। तो ये क्या है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, संबंध बोधक। मैंने आपको पहले भी बताया है कि संबंध बोधक में क्या होगा, वहाँ विभक्तियाँ लगी होगी, कारक चिन्ह लगे होंगे, जो ये है के साथ, के यहाँ, के वहाँ, के ऊपर, के नीचे, के दाएं, के बाएं, है ना। ये सारी चीज़ें इसमें, इसको पहचानने का सबसे इजी तरीका है, संबंध बोधक के साथ में क्या लगा होगा, आपके विभक्तियाँ लगी होगी, है ना। ठीक है, तो यहाँ क्या है, संबंध मतलब दो लोगों के बीच में या दो चीज़ों के बीच में संबंध बता रहा है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है निम्न में से कौन सा शब्द अक्ष का अनेकार्थी नहीं है। तो अक्ष का अनेकार्थी नहीं है, आँख, सर्प, कील या साधु। तो बेटा क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा साधु। यदि हम साधु की बात करें तो किसका पर्यायवाची है, ये है अतिथि, ये सॉरी पर्यायवाची नहीं, अनेकार्थी है ना। यहाँ क्या है, ये है साधु, किसका अनेकार्थी है, ये है आपका अतिथि का अनेकार्थी। बाकी जितने भी हैं आपके अक्ष के अनेकार्थी हैं ना, इनको अच्छे से कर लेना है ना। अक्ष के और भी हैं अनेकार्थी, जैसे आँख हो गया, सर्प, ज्ञान, मंडल, रथ और चौसर का पासा पूछा गया क्वेश्चन है ना। धुरी, पहिया, आत्मा और कील, ये भी किसके हैं, अक्ष के हैं ना। बाकी यदि आप अतिथि के लिखना चाहें तो इसके भी हैं, मेहमान, साधु, यात्री, अपरिचित व्यक्ति, यज्ञ में सोमलता लाने वाला, अग्नि, और पूछा गया क्वेश्चन राम का पोता या कुश का बेटा, वो भी क्या है, अतिथि के ही अनेकार्थी शब्द है ना, राम का पोता या कुश का बेटा। ठीक है, श्री रामचंद्र जी के बारे में बात कर रहा है ये ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है निम्न में से मधु का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो मधु का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है बच्चों, शहद, शराब, बसंत या कोयल। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चा लोग, इसका हो जाएगा आपका कोयल। ठीक है, बाकी जितने भी हैं आपके मधु के क्या हैं, अनेकार्थक शब्द हैं, शहद, शराब और बसंत। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है ज्योति का विलोम शब्द होगा। तो ज्योति का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों, अंधकार, प्रकाश, अंधेरा या तम। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा तम, है ना। अंधकार का क्या हो जाएगा, अंधकार का प्रकाश होगा। अंधेरा का क्या हो जाएगा, अंधेरा का उजाला हो जाएगा, है ना। यहाँ ध्यान रखना, तम का क्या हो जाएगा, ज्योति का तम, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है नैसर्गिक का विलोम शब्द होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है ना, नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होगा, प्राकृतिक, कृत्रिम, अमानवीय या मानवीय। तो यहाँ बच्चों बहुत सारे बच्चे मुझे पता है प्राकृतिक में जाएंगे, पर प्राकृतिक इसका समानार्थी है, नैसर्गिक और प्राकृतिक एक ही बात है। तो इसका क्या हो जाएगा, नैसर्गिक का कृत्रिम हो जाएगा, है ना, कृत्रिम, आर्टिफिशियल, है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है अंगूठी का नग होना का अर्थ है बहुत सुंदर, छिपा हुआ, बहुत प्रिय या अनुरूप जोड़ा होना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बच्चा लोग अनुरूप जोड़ा होना, है ना। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है हरियाली चारों ओर फैली है, वाक्य में रेखांकित पद कौन सा है। तो इसमें कौन सा पद है बच्चों, पहले आप
इसका आंसर दे दो। क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है या निपात है। तो इसमें पहले वाक्य में देखो फैली है ना, फैलना, फैलना क्रिया है। तो क्रिया है तो भाई हमें तो पता लग गया कि क्रिया है, पर क्रिया का भी कौन सा भाग है ना। क्रिया के देखो 4 प्रकार हैं, कौन कौन से हैं मैं आपको सारे अच्छे से बताए हैं। एक है आपका स्थानवाचक, है ना, एक है आपका स्थान, दूसरा है काल, है ना, तीसरा है रीति, है ना, रीतिवाचक, रीति, और चौथा है परिमाण, परिमाण। लिखाई पे मत जाना प्लीज़, है ना। अब यहाँ देखो स्थान का पता करना है तो कहाँ, इससे क्वेश्चन करना है, क्रिया से आप फैली से क्वेश्चन करेंगे कहाँ, है ना, कहाँ के हरियाली चारों ओर फैली है। तो कहाँ फैली है, चारों ओर। तो ये कौन सा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है ना। कौन सा है, पहले से ही देखो हमें आंसर मिल गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, काल को जानना हो, है ना, समय को जानना हो तो कब कोई घटना घटी होगी तो क्रिया से आपने सवाल करना है कि कब। तो क्या वो काल आपको समय तक पहुंचा देगी। रीति, रीति का प्रकार होता है बेटा किसी काम को करने का तरीका या प्रकार या पद्धति या ढंग, है ना। तो वो क्या है, वो रीति में आएगा। रीति तक पहुंचना है तो वो क्या होगा, आपको कैसे शब्द करना है, कैसे प्रश्न करना है, किससे, आपकी क्रिया से, जो भी क्रिया होगी उससे कैसे, कि वो जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है तो कैसे चलता है, धीरे धीरे, है ना। और परिमाण को जानना है तो कितना शब्द, है ना, क्रिया से आप कितना शब्द करेंगे तो आपको परिमाण में पहुंचा देगा, है ना। और देखो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा रीतिवाचक पूछता है ना, ये क्रिया विशेषण पूछता है, क्रिया विशेषण में भी रीतिवाचक, है ना। बोलता है चांदी का ऐनक लगाना का अर्थ है। तो बेटा क्या है इसका, घूस लेकर ही किसी का काम करना, खूब लाभ होना, किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना, या फिर बहुत अमीर होना। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा किसी न किसी प्रकार से प्रतिष्ठा बनाए रखना। जैसे सपोज करो कि इसका अर्थ क्या है ना, चांदी का ऐनक लगाना, कि मतलब दिखावा है ना, कि वो सामने वाले को दिखाने के लिए प्रभावित कर रहा है। जैसे हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई जैसे मुझे ही मान लो, है ना, कि मुझे आता जाता कुछ नहीं है, पर फिर भी मैं आपके सामने मतलब इतना ज्ञानी बन रहा हूँ, है ना, पर वो चीज़ें प्रभाव ज़्यादा टाइम तक चलता है नहीं, है ना। ठीक है, वही चीज़ है यहाँ बोल रहा है कि किसी न किसी प्रकार से प्रतिष्ठा बनाए रखना, कि मैं बहुत बड़ा हूँ, है ना। ठीक है, और बच्चों एक मैं अपने एकेडमी के कुछ बच्चों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, एक सेकंड रुकना ना। ये एकेडमी के बच्चों ने उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ। इसमें नाम पोर्ट्रेट में नाम लिखा है उषा, सोनाली, शिखा, मधु। अब बनाया पता नहीं किसने है, बस थैंक यू सो मच बच्चा लोग आपके स्नेह के लिए। बहुत अच्छा बना है, इतना खड़ूस वैसे हूँ नहीं मैं पर थैंक यू सो मच। बाकी आप अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। सीताराम।